नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की सीडीपी की क्लास। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में। हमने एक बेसिक परिचय किया था पावलोव के बारे में और जाना था कि ये रूस के रहने वाले थे, यानी कि रसिया के रहने वाले थे, और पेशे से ये जीव वैज्ञानिक थे या शरीर वैज्ञानिक थे या बायोलॉजिस्ट थे। इतनी बातें हम कर चुके थे अपने पिछले लेक्चर में। हमने इनके सिद्धांत के कुछ नाम लिए थे, जैसे उद्दीपक अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये सारे नाम हम अपने पिछले लेक्चर्स में लिख चुके हैं। संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर हमने शुरू किया था इनका सिद्धांत और कुछ बातें हमने आपको बताई थी इनके सिद्धांत से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सभी को पीछे दिख रहा होगा, इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में कुछ बातें। इवान पेट्रोविच पावलोव पूरा नाम, रशिया के निवासी, पेशे से शरीर विज्ञानी। पेशे से क्या थे? पेशे से ये शरीर विज्ञानी थे। चलिए इसको मिटालते हैं। हमने जो बात छोड़ी थी पिछली बार, अपनी पिछली क्लास में हमने जो बात छोड़ी थी, तो वो हम कहां थे? हमको समझना था कि क्या होता है CS, क्या होता है UCS, और क्या होता है CR, और क्या होता है UCR। देखिए, आपका जो CS होता है, पहले होता है आपका UCS। आपका भोजन जो है, जो कुत्ते को जो भोजन दिया गया, ये आपका हुआ UCS। फिर आपका आया अनकंडीशन रिस्पॉन्स। लाल टपकाना आपका हुआ अनकंडीशन रिस्पॉन्स, लार का टपकाना। ठीक। फिर आपका आता है कंडीशन स्टिमुलस। तो कंडीशन स्टिमुलस आपका क्या है? घंटी बजाना। फिर आपका कंडीशन रिस्पॉन्ड क्या होता है कि घंटी पर लाल टपकाना। घंटी पर लाल टपकाना आपका क्या है? घंटी पर लाल टपकाना आपका है कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ आया? देखिए, इसको हम हिंदी में भी जान लेते हैं। यह हुआ आपका अनुकूलित उद्दीपक। यह हुआ आपका घंटी पर लाल टपकाना। यह हुआ आपका अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया दिख रहा है? अनुकूलित अनुक्रिया। फिर ये आपका गैर, इसमें सिर्फ गैर लगाना है, गैर अनुकूलित उद्दीपक। ये हुआ आपका। बहुत आराम से हम इस चीज को समझेंगे, क्योंकि अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई तो पूरा का पूरा सिद्धांत बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहां पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसको बहुत आराम से समझ लेना है। ये हो गया आपका अनुकूलित अनुक्रिया, गैर अनुकूलित अनुक्रिया। गैर अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक। अब इसको ध्यान से पहले एक बार खुद से देख लो। मैंने हो गया साइड, अब आप लोग आराम से इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम अपनी आगे की बात करेंगे। ठीक। देखिए, पहले लिखा हुआ है कंडीशनड स्टिमुलस। क्या लिखा है? कंडीशनड स्टिमुलस। फिर लिखा है, इसका एग्जाम्पल दिया है घंटी बजाना, हिंदी में बोलते हैं अनुकूलित उद्दीपक। फिर आता है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि घंटी पर लाल टपकाना, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया। फिर आपका आता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कि है आपका भोजन, गैर अनुकूलित उद्दीपक।
फिर आता है आपका यूसीआर यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि लाल टपकाना, यानी कि गैर अनुकूलित अनुक्रिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसको हिंदी में क्या कहते हैं और किसका एग्जाम्पल क्या है। फिर हम बात करेंगे इनके सिद्धांत की, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। देखिए शुरू करते हैं हम। ये रहा आपका सिद्धांत। देखिए सिद्धांत के 4 चरण जहां से शुरू हुआ है वहीं से हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, स्वाभाविक या गैर अनुकूलित उद्दीपक जब भी होगा तो स्वाभाविक या जब गैर अनुकूलित उद्दीपक होगा तो स्वाभाविक या गैर अनुकूलित अनुक्रिया हमें मिलेगी। सबसे पहले स्टेज में क्या हुआ, सिद्धांत के प्रयोग की बात कर लें तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने क्या किया कि पावलोव साहब ने भोजन रखा, कुत्ते के सामने भोजन रखा, तो भोजन कोई ऐसा अनुकूलित उद्दीपक तो है नहीं, गैर अनुकूलित उद्दीपक है। ठीक है, स्वाभाविक है भोजन आना, और भोजन सामने आने पे अगर आपको भूख लगी है तो लाल टपकाना तो आपका एक बाय बर्थ होता है, आप उसको किसी कंडीशन नहीं होता है वो कि आपको हम जबरदस्ती करें नहीं इसको देखो इसको लाल टपकाओ। भोजन देखते ही लाल टपकना ये बिल्कुल ही स्वाभाविक है, बिल्कुल ही प्राकृतिक है। तो भोजन देखते ही लाल टपकाना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो पहला जैसा आपको स्टेप दिख रहा है कि UCS इज इक्वल टू UCR हो जाएगा कि हमने भोजन रखा यानी कि गैर अनुकूलित उद्दीपक रखा, उससे हमें प्राप्त हुई गैर अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमें यहां से मिला। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई कि पावलोव के सिद्धांत में पावलोव ने क्या किया, देखिए समझते हैं इसको डिटेल में। क्या किया पावलोव ने कि पहले उन्होंने एक कुत्ते को भूखा रखा कुछ दिनों तक, फिर उसे रस्सी से बांध दिया। अब उस रस्सी से बांधने के बाद उस कुत्ते के सामने कुछ लेके आए वो खाना। अब उस कुत्ते के सामने उन्होंने कुछ खाना रखा और उस पे कुत्ते ने प्रतिक्रिया क्या दी कि उसके मुंह से लाल टपकने लगा, क्योंकि उसका भूखा था, उसका मन था कि उसे खाना मिल जाए, तो उसके मुंह से टपकने लगी कुछ लार। तो यहां पे क्या हुआ, जो पहला स्टेप हुआ, देखिए 3 स्टेप में टोटल जो इनका सिद्धांत है वो 3 स्टेप में है। पहला क्या हुआ कि जब UCS इज इक्वल टू UCR हो गया, मतलब गैर अनुकूलित उद्दीपक इज इक्वल टू गैर अनुकूलित अनुक्रिया हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करते हैं, एक न्यूट्रल स्टिमुलस लेके आते हैं, घंटी की आवाज। ठीक है, घंटी की आवाज देते हैं और उस पर कुत्ता क्या करता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। आप पहले देखिए, आप भोजन लेके आए, देखिए आराम से समझिएगा, पहले आप भोजन लेके आए हैं, खाना रखे हैं, फिर कुत्ते ने लाल टपकाया, फिर आपने घंटी बजाया, कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाई घंटी बज रही है, उसको क्या लेना देना घंटी से, उसको तो घंटी से पेट भजने वाला नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, जो आपका सेकंड स्टेप आता है उसमें हम क्या करेंगे कि कुत्ते के सामने घंटी बजाएंगे और उसी समय पे उसको भोजन भी एक हाथ से दे रहे होंगे। देखिए इसमें ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, 1 मिनट से भी ज्यादा कभी अंतर आ गया, कुछ सेकंड्स का ही अंतर, मैक्सिमम 30 सेकंड का अंतर हो सकता है घंटी बजने के और खाना देने के बीच में। घंटी बजने के और खाना देने के बीच जो अंतर रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का रहेगा, नहीं तो कुत्ता समझ लेगा कि घंटी बजने की आवाज कुछ और कारण से हो रही थी और खाना मुझे अब मिल रहा है। उसे हम एक ही समय पे खाना देंगे और उसी समय पे हम एक हाथ से घंटी बजाएंगे, उसी समय पे एक हाथ से घंटी बजाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस कुत्ते ने क्या किया, एक कंडीशन रिप्लाई दिया और वहां पर उसने क्या किया कि लाल टपकाया, घंटी बजी फिर खाना आया। इस बार उसने जो लाल टपकाई है वो घंटी की वजह से अभी भी नहीं टपकाई है, उसने लाल टपकाई है क्योंकि खाना मिल रहा है। घंटी की आवाज तो हम सिर्फ उसे आदत डाल रहे हैं, उस घंटी की आवाज का, घंटी की आवाज का हम उसे सिर्फ आदत डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है, हम एक दिन ऐसा आता है कि जब हम सिर्फ घंटी बजाते हैं और कुत्ता लाल टपका देता है, हम सिर्फ घंटी बजाते हैं और कुत्ता लाल टपका देता है। तो यहां पे क्या हुआ कि घंटी क्या थी आपकी, एक अनुकूलित उद्दीपक है, कंडीशनड स्टिमुलस है, और कुत्ता एक कंडीशनड रिस्पॉन्स देता है यानी कि लाल टपका देता है, जो कि हम गैर अनुकूलित, आपका अनुकूलित उद्दीपक है, वो है आपका अनुकूलित अनुक्रिया है, अनुकूलित
अनुक्रिया है लाल टपकाना CR। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे परिस्थिति चेंज हो गई और आपका CS इज इक्वल टू CR हो जाता है। देखिए बहुत आराम से इसको लिख के समझते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो एक बार बैक करके ले लीजिएगा। देखिए बहुत आराम से सिद्धांत को समझना है, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। देखिए पहला चरण, सबसे पहले हमने उसे एक अनकंडीशन स्टिमुलस UCS दिया जो कि बराबर हो गया UCR। अब आपको ये पता है कि UCS क्या है, भोजन। UCR क्या है, लार टपकाना, लार। ठीक, समझ में आया। फिर जो है आपका इसको हटा देते हैं। अब देखिए UCS इज इक्वल टू UCR। नेक्स्ट में हम आपको क्या करने वाले हैं कि फिर हम उसे एक कंडीशन स्टिमुलस, घंटी की आवाज, एक कंडीशन स्टिमुलस देने वाले हैं, घंटी। अब क्या होता है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो भी वो देता है UCR, कोई रिस्पॉन्स नहीं, नो रिस्पॉन्स। भाई घंटी से उससे क्या मतलब, अनकंडीशन रिप्लाई है उसका, हमसे क्या लेना देना, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर हम चेंज करते हैं, अब दोनों को मिक्स करते हैं, UCS को CS के साथ हम मिक्स करने वाले हैं, यानी कि हम ये भोजन और घंटी साथ में देंगे। कुत्ता क्या करता है, वहां पे ये एक, जब इसको इस बार हम भोजन और घंटी साथ में देते हैं तो एक अनुकूलित रिप्लाई देता है, यानी कि कंडीशन रिप्लाई देता है और लाल टपका देता है। जब कब लाल टपकाया, जब भोजन और घंटी साथ में गई है। कुछ दिनों तक जब इसी प्रक्रिया को हमने रिपीट किया, कुछ दिनों तक हमने जब इसी प्रक्रिया को रिपीट किया तो देखा कि हमने भोजन गायब कर दिया है। कुत्ते को अब भोजन और घंटी दोनों की आदत पड़ गई थी, तो हमने भोजन गायब कर दिया है फोर्थ स्टेप में, और सिर्फ हम लेके आ गए हैं CS को, और कुत्ता फिर भी लाल टपका रहा है। यही था आपका उनका मूल रिजल्ट, CS इज इक्वल टू CR। क्या था, यही था इनका मूल रिजल्ट कि CS इज इक्वल टू CR कब होगा, यही ये साबित करना चाहते थे, और भैया इन्होंने इसको साबित कर भी दिया। आई बात समझ में, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले भोजन लार, फिर घंटी, कोई रिप्लाई नहीं, फिर भोजन और घंटी साथ में दिया, इसने लाल टपका दिया, फिर भोजन हटा दिया, सिर्फ घंटी बजाई, इसने लाल टपका दिया। अब इनके सिद्धांत की कुछ और बातें जान लेते हैं और कुछ प्रमुख शब्दों से परिचित हो जाते हैं कि इनके सिद्धांत में कौन कौन से प्रमुख शब्द दिए गए, कौन कौन से प्रमुख शब्दों से परिचय कराया गया। सिद्धांत के कुछ प्रमुख शब्द, चलिए सिद्धांत के कुछ प्रमुख शब्द, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से आप लोग। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए देखते हैं इनके सिद्धांत के हम कुछ प्रमुख शब्द। विलोपन, क्या होता है विलोपन, जब सिर्फ घंटी बजाई जाए और भोजन ना देने से लाल टपकने की अनुक्रिया गायब हो जाए इसका विलोपन किया जाए। कुछ दिन तक आप क्या करेंगे, विलोपन में इन्होंने क्या कहा कि अगर आप कुछ दिन तक लगातार सिर्फ घंटी बजाइए और उस घंटी बजाने के बाद उसे भोजन मत दीजिए, तो कुछ दिन बाद वो लाल टपकाना बंद कर देगा। उसे समझ में आ जाएगा कि यहां पे हमें खाना नहीं मिलने वाला है, ये जो घंटी है ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। घंटी क्या है, घंटी एक धोखा है, तो घंटी नहीं बजाएंगे। अब घंटी बजाएंगे तो भोजन देंगे, ठीक है। तो सिर्फ घंटी बजाएं और भोजन ना देने से लाल टपकाने की अनुक्रिया गायब हो जाएगी, यही विलोपन है। अब उद्दीपक सामान्यीकरण, मिलते जुलते उद्दीपक पर मिलती जुलती अनुक्रिया, मिलते जुलते उद्दीपक पर मिलती जुलती अनुक्रिया। फिर आता है आपका उद्दीपक विभेदन। अगर UCS या CS के अलावा किसी अन्य को प्रस्तुत किया जाए तो कुत्ता अंतर कर लेगा और लार नहीं टपकाएगा। उद्दीपक विभेदन क्या होता है, अगर UCS
जैसे कि देखिए, पहले तो समझ लेते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिलते जुलते उद्दीपक पर मिलती जुलती अनुक्रिया। जैसे मान लिया आप घंटी बजाते थे, आप घंटी बजाते थे और आपको एक रिप्लाई मिलता था, लाल टपका था। किसी दिन आपने घंटा बजा दिया तो भी तो वो वही करेगा भाई, उसको आवाज में अगर वो अंतर नहीं कर, मिलते जुलते उद्दीपक हैं तो मिलती जुलती अनुक्रिया हो जाएगी। ठीक है, फिर उद्दीपक विभेदन कि कैसे कैसे उद्दीपकों का वो अंतर कर लेगा। तो अगर यूसीएस या सीएस के अलावा किसी अन्य चीज को प्रस्तुत किया जाएगा तो कुत्ता अंतर कर लेगा और लार नहीं टपकाएगा। जैसे कि अगर आप घंटी बजाते थे तो कुत्ता आवाज करता था, किसी दिन आप बिल्ली से म्याऊं म्याऊं करवा दीजिए, कुत्ता उस उद्दीपक का विभेदन कर लेगा कि ये वो आवाज नहीं है जिसपे मुझे खाना मिलता था, जब घंटी की आवाज आएगी तभी मुझे खाना मिलेगा और वो तभी लाल टपकाएगा। यही हुआ आपका उद्दीपक विभेदन। क्या हुआ? उद्दीपक विभेदन। आगे बढ़े और कुछ शब्द ले लेते हैं इनके हम। इनका एक शब्द है स्वतः पुनर्लाभ। जब सीएस को पूरी तरह से हटाकर यूसीएस को पुनः अकेले प्रस्तुत किया करने पर लाल टपकाने की यूसीआर स्वतः होगी, इसे दोबारा नहीं सिखाना पड़ेगा। जैसे जब घंटी जो हम बजाते थे, देखिए समझिएगा, जैसे हम घंटी कुछ दिन तक हमने खाना दिया, घंटी बजाई, साथ में किया, फिर हमने सिर्फ घंटी बजाई, उसने सिर्फ लाल टपकाया। फिर कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं कि घंटी बंद कर देते हैं, घंटी बजाना हम बंद कर देते हैं और हम सिर्फ खाना लाकर दे देते हैं, कुत्ता तब भी लाल टपकाएगा। जब हम घंटी नहीं बजाते हैं और सिर्फ उसको खाना लाकर दे देते हैं तब भी कुत्ता लाल टपकाता है। तो यही कहा, यह स्वतः पुनर्लाभ यही है कि यूसीएस को पुनः अकेले प्रस्तुत करने पर लाल टपकाने की यूसीआर स्वतः होगी, इसे दोबारा नहीं सिखाना पड़ेगा। मतलब जो चीज स्वाभाविक है वो तो गैर अनुकूलित थी तो वो तो हमेशा होगी, उसे हमें सिखाना नहीं पड़ेगा। हम सीखते और भूलते किसे हैं? जो हमें किसी कंडीशन की वजह से सिखाया गया हो, जो हमारा कंडीशनड हो। ठीक है, उसी चीज को हमें सिखाना पड़ता है। चलिए बात करते हैं हम आदर्श अंतराल की। सीएस और यूसीएस के बीच, सीएस और यूसीएस के बीच, सीएस और यूसीएस के बीच ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए। सीएस और यूसीएस के बीच ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए। यही होता है आपका आदर्श अंतराल। फिर होता है आपका उच्च श्रेणी अनुकूलन। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अलग अलग टाइम पे, अभी मैंने बता दिया था आपको कि अगर आप थोड़ी ज्यादा ही देर कर देंगे एक दूसरी चीज को करने में तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो रिप्लाई है वो आपको नहीं मिलेगा। कुत्ते को लगेगा कि घंटी अलग बज रही है और खाना मुझे अलग मिलने वाला है, इस वजह से वो कोई भी रिप्लाई नहीं देगा। तो इसीलिए इसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं रखना है, सिर्फ 5 सेकंड का अंतर रखना है। तो इसी को बोलते हैं हम आदर्श अंतराल। फिर आपका आता है उच्च श्रेणी अनुकूलन। जब एक सीएस से दूसरे नए सीएस पर लाल टपका दी जाए तो उच्च श्रेणी अनुकूलन कहा जाएगा। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि हम घंटी की आवाज, कुत्ते को हम क्या कर रहे थे? घंटी की आवाज सुना रहे थे। क्या कर रहे थे? कुत्ते को हम घंटी की आवाज सुना रहे थे और उसके बाद हम कुछ देर बाद उसको किसी नई चीज की आवाज सिखाते हैं और कुत्ता उस पर भी लाल अगर टपका देता है। मान लिया हम घंटी बजा रहे थे और फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज उसको देने लगे, गाड़ी के हॉर्न की आवाज उसको सुनाने लगे और कुत्ता उस पर भी लाल टपका दे, तो यह हो जाएगा आपका उच्च श्रेणी का अनुकूलन, यानी कि हाई क्लास या हाई लेवल कंडीशनिंग हो जाएगी आपकी। जब कुत्ता उस चीज पर भी लाल टपका देगा जो आपने एक नए सीएस पर लाल टपका दे तो उस पर कहा जाएगा उच्च श्रेणी अनुकूलन। क्या कहा जाएगा? उच्च श्रेणी का अनुकूलन। अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं इनके किताब की। इन्होंने एक किताब दी है जिसका नाम है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। देख लीजिएगा, इनकी एक बुक है जिसका नाम है बुक भैया देखिए मैं सबकी बताते चल रहा हूं अपनी तरफ से। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बुक के नाम को याद रखें, क्योंकि पेपर में कम से कम 2 से 3 नंबर के बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं। किसने कहा? कम से कम 2 से 3 नंबर से परिभाषाएं आती हैं और बुक्स के नाम भी 2 से 3 नंबर की आपके पेपर में आ जाती हैं। मैं आपको सभी की बुक्स बता दे रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप
मैक्सिमम से मैक्सिमम जो याद रख सकते हैं उनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम एक नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक की। पावलोव क्लियर हुआ आपको, क्योंकि सबसे मस्त सिद्धांत है पावलोव का, कुत्ते वाला सिद्धांत है, लाल टपकाना है, बहुत ही मस्त सिद्धांत था, क्योंकि बहुत ही अच्छा सिद्धांत लगता है, समझने में मजा आता है इसको, इस वजह से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पहले देखिए, एक बार हम फिर से बता दें आपको, देख लीजिएगा। पहले क्या हुआ, हमने भोजन दिया, कुत्ते ने लाल टपकाया, हमने घंटी किया बजाया, कुत्ते ने कुछ नहीं किया, कोई अनुक्रिया नहीं दी। फिर हमने भोजन और घंटी एक साथ दबाया, पहले फिर हमने भोजन और घंटी दोनों एक साथ किया, कुत्ते ने लाल टपका दिया। अब हमने क्या किया कि भोजन हटा दिया, सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते ने उस पर भी लाल टपकाई, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगा कि जब जब घंटी बजती है तब तब मुझे खाना मिलता है। तो यही है इनका पूरा सिद्धांत। जब आप CS और CR को बराबर कर ले जाइएगा तो समझ जाइएगा कि आप पावलोव के सिद्धांत से भली भांति परिचित हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ना भैया? नहीं समझ में आया तो लेक्चर को फिर से एक बार घुमा के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज मैंने कोशिश की है कि छूटे ना। और इनके जो प्रमुख शब्द हैं वो भी याद कर लीजिएगा, उनको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लार्क लियोनार्ड हल की। किसकी बात करेंगे अब हम बात करने वाले हैं क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड, एक सेकंड नहीं तो गायब ही हो गया, 1 मिनट भैया। हिंदी हमसे थोड़ा कम लिखी जाती है, कोई बुरा नहीं मानेगा कि सर कहां लिख दिए हैं। अब देखिएगा, अब नहीं जाएगा। क्लार्क लियोनार्ड हल, देख लीजिएगा, अब आया है। इंग्लिश में लिखते हैं यार, क्लार्क लियोनार्ड हल, क्लार्क लियोनार्ड हल, डबल एल लगा लीजिए, क्लार्क लियोनार्ड हल। इनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। चलिए हल के सिद्धांत के सबसे पहले नाम ले लेते हैं कि कौन कौन से नाम है इनके सिद्धांत के। देखिए हल के सिद्धांत के नाम, हल के सिद्धांत के निम्न नाम है। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, क्या है पहला नाम, क्या है, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, प्रणोद चालक का सिद्धांत, प्रोत्साहन संपोषक का सिद्धांत, प्रोत्साहन संपोषक का सिद्धांत, और सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, प्रणोद चालक का सिद्धांत, प्रोत्साहन संपोषक का सिद्धांत, और फिर आता है आपका सबलीकरण का सिद्धांत। ये रहे इनके सिद्धांत के कुछ नाम जो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। हमें जो क्या करना है, हमें समझना है सिद्धांत, क्योंकि जब हम सिद्धांत समझ जाते हैं तो नाम अपने आप समझ में आ जाता है कि क्यों सिद्धांत का नाम ये रख दिया भाई, क्योंकि कुछ तो खास रहा होगा तभी तो इस सिद्धांत को इन नामों से जाना गया। वही कारण हमें समझना है कि इस सिद्धांत का नाम ये क्यों रख दिया गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम सिद्धांत समझते हैं इनका। हल सबलीकरण सिद्धांत के जनक हैं, जिसे पुनर्बलन या प्रबलन भी कहते हैं। सबलीकरण, देखिए सबलीकरण का सिद्धांत क्यों कहा गया, समझ में आया, क्योंकि सबलीकरण जो है उसी को पुनर्बलन या प्रबलन भी कहते हैं।
इसी वजह से इसे सबलीकरण के सिद्धांत के जनक है और इन्हें पुनर्बलन या प्रबलन का जनक भी कहते हैं। आप लोग ये पॉइंट्स देखिएगा, फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। हल सबलीकरण सिद्धांत के जनक हैं, जिसे पुनर्बलन या प्रबलन भी कहते हैं। हल ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए 17 अपग्रहित और संकल्पना पोस्टुलेट्स तथा 133 प्रमेयों का प्रयोग किया है। जब आपने एनसीईआरटी क्लास 12 जिसने 10th या 9th की एनसीईआरटी जब आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एक चैप्टर था कि जब पोस्टुलेट्स दिए जाते थे और जब वो प्रूव हो जाते थे पोस्टुलेट्स, तो हम उन्हें थ्योरम का रूप दे देते थे। थ्योरम यानी कि प्रमेय। तो हल ने अभी अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए 17 अभिग्रहित यानी कि संकल्पना पोस्टुलेट्स लिया और 133 प्रमेयों का प्रयोग किया। जब कोई अभिग्रहित सिद्ध हो जाता है तो उसे प्रमेय बना दिया जाता है। वही बात कि जब कोई पोस्टुलेट सिद्ध हो जाता है तो उसे एक थ्योरम बना दिया जाता है। और आप लोग थ्योरम याद करना पड़ता है मैथ्स में। सोनी सर की क्लास में उनसे पूछना है कि सर क्या होता है पोस्टुलेट्स, क्या होता है थ्योरम। वो ज्यादा डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या होता है पोस्टुलेट और क्या होता है थ्योरम। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पोस्टुलेट और थ्योरम के लिए सिर्फ इतनी सी बात मैं बता रहा हूं कि आपका क्या होता है पोस्टुलेट, क्या होता है थ्योरम। जब कोई रूल हम बनाते हैं तो उसे पोस्टुलेट कहते हैं। उसके बाद जब उस रूल को प्रूव करके उस रूल को प्रूव कर देते हैं तो वो एक थ्योरम बन जाता है और फिर वो क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। तो उसी तरह से यहां इनके सिद्धांत में भी इन्होंने 17 पोस्टुलेट्स और 133 थ्योरम्स का यूज किया है। जब कोई अभिग्रहित सिद्ध हो जाता है तो उसे प्रमेय बना दिया जाता है। क्योंकि इन प्रयोगों को खुद हल ने सिद्ध किया था, क्योंकि इन प्रमेयों को खुद हल ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे स्वयं सिद्ध प्रयोग भी कहते हैं। ये सारे प्रयोग जो 133 जो प्रयोग हुए थे, ये सारे के सारे प्रमेयों को किसने सिद्ध किया था, हल ने सिद्ध किया था। इसलिए इसे स्वयं सिद्ध प्रयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं सिद्ध प्रयोग। देखिए जितना डीप में हम लेके जा रहे हैं इससे ज्यादा भैया नहीं होता है। कोई ही नहीं आता है, कुछ कोई नहीं पूछेगा आपसे टेट सीटेट में। इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कितना डीप वो नहीं जाता है जितना डीप आप पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को पूरी तैयारी से रखिए कि वो कुछ भी पूछ लेगा हम बता के आएंगे। देखिए हल के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा, मनुष्य एक आलसी प्राणी है जो जड़त्व के नियम को, मनुष्य क्या है, एक आलसी प्राणी है जो जड़त्व के नियम को अनुसरण करता है। इसे हल ने साम्य अवस्था कहा है। साम्य अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। साम्य अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं होम्योस्टैटिस्टिक्स। होम्यो, ये भी गया, सब जा रहे हैं भैया, आप बने रहिएगा, उनको जाने दीजिए। होम्योस्टैटिक्स, होम्योस्टैटिक्स ये है आपका, इसको कहते हैं होम्योस्टैटिक्स इंग्लिश में। तो मनुष्य एक आलसी प्राणी है जो जड़त्व के नियम का अनुसरण करता है, इसे हल ने साम्य अवस्था कहा है। मतलब होम्योस्टैटिक, स्टैटिक मींस क्या होता है, रुका हुआ। मतलब हमें अगर कोई आवश्यकता नहीं होगी तो जैसे जड़ एक जगह पे स्थिर रहती है, जैसे जड़ जो है, पेड़ की जड़ क्या होती है, चलती है, हिलती है, बिल्कुल डाल हिल गई, पत्तियां हिल गई, लेकिन क्या जड़ हिलती है, तना भी हिल गया अगर कमजोर पेड़ है, लेकिन जड़ जो है वो बिल्कुल स्थिर है। जब जिस दिन जड़ हिल जाएगी उस दिन आप उलट जाएंगे, ठीक है। तो पेड़ से अपना कंपैरिजन मत कीजिएगा। तो जड़त्व का नियम यही कहता है कि मनुष्य एक आलसी प्राणी है और जड़ के भांति ही वो एक जगह स्थिर रहता है, एक ही जगह स्थिर रहता है। तो इसे हल ने साम्य अवस्था कहा है। मनुष्य जो स्थिर रहता है इसको हल ने साम्य अवस्था कहा है। मनुष्य को स्थिर अवस्था से विचलित या संतुलित करने के लिए आवश्यकता जन्म लेती है। मनुष्य स्थिर था अभी तक, अभी आपने जाना कि मनुष्य स्थिर था। अब इसी स्थिर मनुष्य को चलाने के लिए, इधर उधर खिसकाने के लिए एक चीज जन्म लेती है। इसी स्थिर मनुष्य को चलाने के लिए, एक सेकेंड, इसी स्थिर मनुष्य को चलाने के लिए क्या जन्म लेती है, आपके लिए अंदर आवश्यकता जन्म लेती है। इसी स्थिर मनुष्य को चलाने के लिए आवश्यकता जन्म लेती है, ठीक है। इसी स्थिर मनुष्य को
चलाने के लिए आवश्यकता जन्म लेती है। भाई जब आवश्यकता आती है तभी आप काम करने भागते हैं, आप इधर उधर भागते हैं। अगर आपको भूख ना लगे तो आपको लगता है, मुझे अगर नहीं लगता है कि अगर आपको भूख ना लगे तो आप में से कोई भी सुबह उठ के ड्यूटी जाएगा। सब कहो छोड़ो आज खाना नहीं खाएंगे, एक दिन ड्यूटी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका कारण एक आवश्यकता होती है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कोई भी मेहनत का कार्य कर रहे हैं, तो हमें हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, हम उसी के लिए कर रहे हैं। तो यही सिद्धांत कहता है हल का कि मनुष्य को इस स्थिर अवस्था होम्योस्टैटिक्स अवस्था से बाहर निकालने के लिए आवश्यकता जन्म लेती है। आवश्यकता से एक तनाव जन्म लेता है जिसे हम प्रणोद चालक या ड्राइव कहते हैं, जिसे हम प्रणोद चालक या ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद चालक या ड्राइव कहते हैं। जो ये प्रणोद चालक होता है ये व्यक्ति को भगा देता है और जब तक वस्तु ना मिल जाए। जो प्रणोद चालक होता है ये व्यक्ति को भगा देता है जब तक जो प्रणोद चालक होता है इसकी वजह से व्यक्ति भागता है और वह तब तक भागता है जब तक उसे वो वस्तु ना मिल जाए। जब तक उसे वह वस्तु ना मिल जाए तब तक वह व्यक्ति भागता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें कि व्यक्ति को भगा देता है या व्यक्ति तब तक भागता है जब तक वह वस्तु ना मिल जाए जिससे इसकी आवश्यकता हो। इस वस्तु को प्रोत्साहन कहते हैं। जो चीज भी हमें प्रेरित करती है, जैसे भोजन हमें प्रेरित किया, उसकी वजह से हम वही हमारी प्रोत्साहन होती है। पैसा रुपया यह हमें मिलता है, यही हमारा प्रोत्साहन होता है। तो व्यक्ति की आवश्यकता इस व्यवहार को करने से संतुष्ट होगी, उसे याद रखना चाहेगा, इसे सबलीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए होता क्या है कि हमें खाना मिला, ठीक है, अब हमें खाना टेस्टी लगा, हमें खाना मिला तो हमें खाना टेस्टी लगा, तो हमारा खाना क्या है? हमारा सबलीकरण है। खाना क्या है हमारे लिए? सबलीकरण है। हम ड्यूटी गए, हमें पैसा मिला, हमें सैलरी आई जब, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? हमारे लिए एक मोटिवेशन हो गई और हम उस चीज को हमेशा याद रखना चाहेंगे कि अगर हम अच्छे से ड्यूटी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारी सैलरी पूरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा और उस पैसे से हम अच्छी लाइफ स्टाइल ले सकते हैं, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा ले सकते हैं। यही हमारा सबलीकरण हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई भैया? देखिए सबसे पहली चीज, फिर से सिद्धांत को पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मनुष्य स्थिर होता है यानी कि होम्योस्टैटिक्स अवस्था में रहता है। उसके बाद आवश्यकता जन्म लेती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे अंदर एक प्रणोद या ड्राइव का जन्म होता है जो हमें उस चीज के पीछे भगाता है। व्यक्ति तब तक भागता है जब तक उसको वह वस्तु न मिल जाए जिसकी उसे आवश्यकता है। इस वस्तु को प्रोत्साहन कहते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता इस व्यवहार को करने में संतुष्ट होगी, उसे याद रखना चाहेगा। जो हमें चीजें मिल जाती हैं वो हम याद रखना चाहेंगे, इसे सबलीकरण कहते हैं। साम्य अवस्था में व्यक्ति, आवश्यकता किसकी है? साम्य अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर आवश्यकता किस चीज की? देखिए यहां पे देखिए शॉर्ट कर दिया है मैंने। आवश्यकता है हमें भोजन की। देखिएगा आवश्यकता हमें किस चीज की है? भोजन की। चलिए आवश्यकता है हमें भोजन की। किसकी? भोजन की। आवश्यकता है हमें भोजन की। फिर प्रणोद उत्पन्न हुआ हमारे अंदर यानी कि चालक, ड्राइव जिसको आप बोलते हैं। तो प्रणोद का काम कौन करेगा? भूख। हमें भूख लगेगी तो हमारे अंदर आवश्यकता क्या उत्पन्न हुई? भूख। एक प्रणोद चालक उत्पन्न हुआ और प्रोत्साहन हमें किससे मिला? प्रोत्साहन हमें किससे मिला? भोजन की प्राप्ति से हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा और उसे हम याद रखना चाहेंगे कि हमें भोजन जो मिलेगा उसे हम याद रखना चाहेंगे। भोजन की प्राप्ति, यही हमारा मोटिवेशन है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें भोजन मिल जाएगा। फिर आपका भोजन की प्राप्ति के बाद आपका आता है
सबलीकरण। क्या है आपका सबलीकरण? सबलीकरण, ठीक है। चलो चलिए, सबलीकरण क्या है? सबलीकरण व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा वह उस चीज को याद रखना चाहेगा। व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा, एक मिनट में इसको हटा दे रहा हूं। व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा वह उस चीज को याद रखना चाहेगा। व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा वह उस व्यवहार को याद रखेगा, ठीक है। वह उस व्यवहार को याद रखेगा। व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा वह उस व्यवहार को याद रखेगा। यही कहता है आपका सबलीकरण का सिद्धांत। यही कहता है आपका सबलीकरण का सिद्धांत, ठीक है। समझ में आया कि व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा वह उस व्यवहार को याद रखेगा। यही है आपका सबलीकरण का सिद्धांत। समझ में आई भैया? चीजें समझ में आ गई ना? ये पूरा का पूरा क्लार्क लियोनार्ड हल का यही सिद्धांत है। आवश्यकता आई, फिर प्रणोद यानी चालक, या इसको ड्राइव भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ड्राइव। फिर ये प्रोत्साहन, आपका मोटिवेशन आया। फिर आपका ये सबलीकरण आया कि व्यक्ति को भोजन आसानी से कैसे मिलेगा वह उस व्यवहार को याद रखेगा। इन्होंने दो किताबें दी हैं, बुक्स इनकी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं इनकी। बुक्स देख लेते हैं इनकी। द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। और जो दूसरी किताब है इनकी उसका नाम है द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। तो प्रिंसिपल्स और एसेंशियल्स, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर, द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। ये दो किताबें हैं इनकी। आई बात समझ में? ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। तो ये हो गई इनकी किताब। आप पूरा का पूरा जान चुके क्लार्क लियोनार्ड हल के बारे में। चाहे तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी वालों के लिए, जिनको हिंदी में देखना है किताब का नाम, ये रहा आपका किताब का नाम। बुक है इनकी द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। ऑफ नहीं लिखा है उसमें, ऑफ आप लिख लीजिएगा। द एसेंशियल्स ऑफ ऐसे ही लिखते हैं, ऑफ। देखिए ऊपर वाले में ऑफ लिखा है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने नहीं बताया कि ऑफ
कैसे लिखते हैं। तो ये रहा आपका पूरा, आपने सबसे मस्त सिद्धांत आज पढ़ा है इवान पेट्रोविच पावलोव का। दूसरा सिद्धांत आपने पढ़ा क्लार्क लियोनार्ड हल का। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और मुझे विदा दीजिए। आप सब लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से।